कुछ महीने पहले ही मुझे एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिली। क्योंकि ये मेरा पहला साल था, इसलिए उन लोगों ने मुझे पहले एक नाइट शिफ्ट दी। और नेक्स्ट रोल मुझे ये बताया गया कि मुझे हफ्ते में कम से कम 3 बार 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी होगी। ये मुझ जैसे स्टार्टर के लिए एक बहुत ही ब्रूटल चीज़ थी, खासकर तब जब सारी खौफनाक घटनाएं रात को ही होते हैं। ये मेरे जॉब का तीसरा महीना है और मेरे पास पहले ही एक हॉरर स्टोरी कहने के लिए रेडी है, जो घटना मेरे साथ इन 3 महीनों में घटी। एक रात 2 या 3 बजे मैं मेरे यूजुअल रूट पे पेट्रोलिंग कर रहा था। मेरा रूट ऐसा था कि रास्ते पर एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा सुनसान था। इतने काले अंधेरे में सिर्फ मेरे कार के हेडलाइट ही चमक रहे थे। इसका कारण ये था कि मेरा रूट एक गांव के थ्रू जाता था जिसके आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल थे। पूरे रास्ते में गांव के बीचों बीच एक ऐसा पार्ट आता था जहां पर स्ट्रीट लाइट्स होती थी। रास्ते में जितने भी दुकानें दिखती सबकी सब बंद थे। रात के 2 या 3 बजे कौन खोली रहेगी, खासकर इतने अंधेरे में। थोड़े देर गाड़ी चलाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर स्ट्रीट लाइट्स चालू थे। मैं एकदम स्लोली गाड़ी चला रहा था, आजू बाजू देखते हुए कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। थोड़ा आगे चलाने के बाद मैंने एक कॉफी शॉप के पार्किंग लॉट में एक बड़ी स्ट्रेंज चीज नोटिस की। मैंने तुरंत अपने गाड़ी के ब्रेक्स जोर से लगाए और गाड़ी को स्टॉप किया। ब्रेक्स के थोड़ी बहुत आवाज जरूर आई। फिर मैंने गाड़ी रिवर्स में डाला और उस पार्किंग लॉट की ओर लेकर गया। मैंने मेरे गाड़ी का विंडो नीचे किया और ध्यान से उस पार्किंग लॉट की तरफ देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कि कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। सबसे पहले शक करने वाली बात ये थी कि कॉफी शॉप के लाइट अभी भी चालू थी, जबकि यूजुअली रोज वो शॉप शाम के 6 बजे बंद हो जाती है। ये बात मुझे पता थी क्योंकि वो मेरा रोज का रूट था और उस कॉफी शॉप के ओनर को भी मैं पर्सनली जानता था, जो कि भी घर में रह कर सो रहा होगा। मैंने मेरी गाड़ी बाजू में लगाई और कॉफी शॉप की तरफ गया। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो कॉफी शॉप का दरवाजा मैंने फाइनली थोड़ा धक्का मार के खोल दिया। क्योंकि मैं वो ओनर को जानता था इसलिए मैंने उसका नाम पुकारा। कॉफी शॉप इतना खाली था कि मेरी आवाज भी अंदर से एको हो रही थी। ये एक बात ही मुझे डराने के लिए काफी थी। बहुत ही क्रीपी और स्कैरी सा एक्सपीरियंस था वो। मैं ये सोच रहा था कि जब अंदर कोई नहीं है तो लाइट्स क्यों शुरू थी। मैंने बार बार उस ओनर की आवाज पुकारे। बहुत देर पुकारने के बाद फाइनली मुझे जमीन के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज जमीन के अंदर से आई, लेकिन तब मुझे पता चला कि इस शॉप में एक बेसमेंट भी है। इसका मतलब वो आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। मैंने तुरंत थोड़ा आजू बाजू चलने लगा, वो बेसमेंट का दरवाजा ढूंढने के लिए। मेरे पैरों की आवाज ही मुझे इतना डरा रही थी कि आगे क्या होगा ये तो सोचा भी नहीं जा रहा था। थोड़ा आजू बाजू चलने के बाद मुझे फाइनली बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। वो दरवाजा पहले थोड़ा जाम था, लेकिन मैंने थोड़ा धक्का मारकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बेसमेंट मेरे सामने ही था, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने मेरी फ्लैशलाइट ली और अंदर चमकाई। मुझे पता था कि मेरा जॉब है नीचे जाकर इन्वेस्टिगेट करना, फिर चाहे मैं कितना भी डरा हुआ हूँ मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा आजू बाजू देखा, लेकिन एक भी लाइट स्विच नहीं दी थी। मेरी पुलिस से मिले हुई फ्लैशलाइट बहुत सस्ती वाली थी, इसलिए उसके लाइट में ज्यादा कुछ आगे दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे मेरा एक एक पैर नीचे जा रहा था, मेरे अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। नीचे पहुंचकर मैं थोड़ा आजू बाजू देखने लगा, शायद कुछ दिख जाए। लेकिन उसके बाद अचानक वो आवाज फिर से शुरू हो गई, और इस बार और भी जोर से और साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पागल हो गया हो, लेकिन वो आवाज थोड़ा थोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा भी लग रहा था। सच कहूं तो मेरे पास वो परफेक्ट वर्ड नहीं है उस आवाज को डिस्क्राइब करने के लिए। वो बेसमेंट के अंदर एक और एक रूम था, और वो आवाज वही रूम से आ रही थी। मैं वो रूम के बाजू में जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि वो आवाज फिर से आए। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड रुकने के बाद वो आवाज फिर से चालू हुई। वो आवाज एकदम डिस्गस्टिंग और एकदम डिस्टॉर्शन जैसा साउंड लग रहा था, और वो रूम के एक वेंट में से आ रहे थे।
मैं वो वेंट के पास गया और अपने फ्लैशलाइट उस पर चमकाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी फ्लैशलाइट पहले से ही कमजोर थी और ऊपर से वो वेंट के ऊपर जो ग्रिल था वो सारी बची कुची लाइट ब्लॉक कर रहा था। इसलिए मुझे वेंट के अंदर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने मेरा कान उस वेंट के तरफ लगाया। फिर मुझे वहां पर कुछ अलग टाइप की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज सुनकर मेरा हाथ और तेजी से डरकने लगा। मैंने सोचा फिर से अंदर एक बार लाइट मारकर देखता हूँ। एक अलग एंगल से फ्लैशलाइट रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा पाए और मेरी अपनी आंख भी वेंट के पास पूरी चिपका दी। थोड़ा फ्लैशलाइट आजू बाजू घुमाने के बाद मुझे अचानक वेंट के अंदर से एक ग्लोइंग आंख दिखी। उसकी आंखें देखकर मैं इतना चौंक गया था कि मैंने मेरे बंदूक निकाली और वेंट के तरफ पॉइंट किया और उस आदमी को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। बहुत आवाज लगाने के बाद अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने वेंट को निकालने की ट्राई की, लेकिन उसके स्क्रूज अभी भी एक टाइटली फिक्स थे। मैंने वेंट के अंदर से फिर से एक आवाज सुनी। ये आवाज उस आदमी के मेरे से दूर भागने की थी। वो भाग भाग कर कहीं पीछे चला गया और फिर आवाजें आना बंद हो गई। वो वेंट कहाँ जाती थे? वो लोग अंदर कैसे आए और वो कहाँ से आए थे? और क्यों वो लोग वेंट के अंदर रुके हुए थे? वो स्ट्रेंज आवाज क्या थी? ये सारे प्रश्नों का जवाब मुझे अभी भी पता नहीं चला है। फिर मैंने रेडियो पर बैकअप के लिए कॉल किया ताकि बाकी पुलिस वालों की मदद से मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सुबह के 4 बजे हुए थे और मैंने उनर को कॉल किया। उनर तुरंत अपनी शॉप पर आया और हमें आजू बाजू ढूंढने में मदद करने लगा। पूरे शॉप में किसी के जबरदस्ती अंदर घुसने की निशानी कहीं पर भी नहीं थी। सी के जबरदस्ती अंदर घुसने की निशानी कहीं पर भी नहीं थी। ना ही कोई वेंट टूटा था, ना ही कोई विंडो। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें बता सके कि वो लोग अंदर कैसे आए थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कुछ ही घंटों तक चली क्योंकि एविडेंस के लिए कुछ था ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन ये निकला कि वेंट के अंदर जो कोई भी था अब वो वहां से भाग चुका है। जो बात मुझे आज भी डराती है वो आवाजें। सिर्फ वो ब्रीदिंग वाली नॉइज ही नहीं बल्कि वो डिस्टॉर्शन वाली आवाज भी जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। और वो आवाज इतनी लाउड थी कि अंदर बेसमेंट में होने के बावजूद ऊपर शॉप तक भी मुझे सुनाई दी थी। मैं 100% श्योर हूं कि ये किसी इंसान के आवाज बिल्कुल नहीं थी।